हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो चौथी इकाई है उसमें पाठ्यपुस्तक मंदाकिनी। आओ इसमें नए संशोधित पाठ्यक्रमानुसार आगे जो रचना है, इसमें अध्याय है वह है गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं बनाम गुलाब, यह रचना नए संशोधित पाठ्यक्रमानुसार में रखी गई है, जोड़ी गई है और इसके रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बेटा आज की जो चर्चा है वो इसी ललित निबंध पर होगी। ये जो एक प्रतीकात्मक निबंध है, इसमें एक गुलाब और गेहूं दोनों ही प्रतीक है, एकात्मक ये निबंध है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने इसमें अपने गेहूं और गुलाब को लेकर के अपने विचार रखे हैं। उन्होंने इन दोनों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हुए आज का जीवन का जो खाका है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसके माध्यम से प्रेरणा दी है। आज की जो पीढ़ी है, आज का जो समाज है, उसको इससे हमें प्रेरणा लेनी है। इसमें रचनाकार ने गेहूं को भौतिक, आर्थिक और एक राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना है, तो वहीं गुलाब को मानसिक यानी सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक माना है। तो इन दोनों के संतुलन से ही मानव जीवन है वो पूर्णता, मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। तो आज इसी पर अपने चर्चा करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे। तो बेटा मेरा सबसे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि आप अपनी पाठ्यपुस्तक निकाल करके आओ, इसमें से गेहूं बनाम गुलाब जो पाठ है वो निकालें और मेरे साथ इसका अध्ययन करें। देखिए बेटा, रचनाकार ने गेहूं और गुलाब दोनों को मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। इन दोनों का मानव जीवन में इन दोनों की बहुत बड़ी उपयोगिता है। देखिए, गेहूं यानी अन्न, अनाज मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है बेटा। इसके बगैर वो भूखा रहता है। पेट की तृप्ति के लिए, अपनी क्षुधा को मिटाने के लिए, उसकी शांति के लिए गेहूं का होना जरूरी है बेटा। गेहूं जो है वह व्यक्ति की भूख मिटाता है, क्षुधा को शांत करता है। तो न केवल देखिए, अगर हम बेटा अन्न नहीं खाएंगे, भूख लगेगी, अन्न नहीं खाएंगे, शरीर हमारा दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इस शारीरिक मशीनरी को चलाने के लिए, जिस प्रकार से मशीनरी को चलाने के लिए ईंधन की, तेल की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से शारीरिक रूप इस मशीन को चलाने के लिए व्यक्ति को अन्न की, अनाज की यानी गेहूं की आवश्यकता होती है। और इससे न केवल हमारा पेट भरता है बल्कि हमारा शरीर है वो भी पुष्ट होता है, मजबूत होता है। जबकि गुलाब है उससे पेट तो नहीं भरता है, उसकी महक को, उसकी सुगंध को सूंघा जाता है। जैसे ही हम सूंघते हैं उससे हमारा मस्तिष्क जो है वो तृप्त हो जाता है, बड़ा आनंद हमें मिलता है, तृप्त हो जाता है, मन एक तरह से हमारा पुलकित हो जाता है। इस तरह से परमात्मा ने दोनों ही चीज परमात्मा की, प्रकृति की देन है और इन दोनों का सही ढंग से, सही तरीके से मानव ने इनका उपभोग करने के लिए कहा है। अब यहां रचनाकार मानव शरीर के देखिए, जिस प्रकार से महात्मा ने, सबसे बड़ा दिमाग होता है, बड़ा ही परमात्मा ने इसको कुछ चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए बेटा, एक मैं सीधा उदाहरण दे के आपको बता रहा हूं, कोई चीज घर परिवार के अंदर हमारे महत्वपूर्ण होती है, जरा सी उसको ठेस लगते ही उसके नुकसान होने का खतरा बना रहता है। हम उस चीज को
पारिवारिक लोगों की पहुंच से दूर, अलग, ऊपर कहीं एक तरफ ऐसी जगह रखते हैं जहां को कोई ठेस न पहुंचे, सुरक्षित रहे। परिवार की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने इस शरीर की रचना की है बेटा, और इसमें दिमाग, मनुष्य के पास बुद्धि है, दिमाग है, ये परमात्मा ने दी, इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा है बेटा। यहीं से हमारी सोच उभरती है, विचारों की उत्पत्ति यहीं से होती है बेटा। उचित अनुचित, सही गलत का जो निर्णय होता है वो यहीं से होता है। तो एक कह सकते हैं बेटा, सुनिर्धारित कर्म के अंदर परमात्मा ने शरीर के अंगों की रचना की है। सबसे ऊपर मस्तिष्क, फिर उसके नीचे हृदय, और फिर उसके बाद में पेट को रखा है। इन पेट की रचना की है बेटा। दोनों के बीच में, पेट और मस्तिष्क के बीच में मनुष्य का हृदय, जिसमें भावनाओं की उत्पत्ति होती है। भावनाएं हैं वो हमारी हृदय में ही उत्पन्न होती है बेटा। तो इन तीनों का ही महत्व है बेटा। विचार दिमाग में, भावनाएं हृदय में, और भूख पेट में। और तीनों का, एक पूर्ण व्यक्ति के लिए तीनों का होना जरूरी है बेटा। अगर भूख नहीं लगेगी, मतलब पेट नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगी, शरीर नहीं चल पाएगा। भावनाएं नहीं है तो हम एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ, लोगों के साथ, समाज के साथ जुड़ नहीं पाएंगे बेटा। और सबसे ऊपर बेटा विचार, दिमाग है हमारा, जहां हम सही गलत, उचित अनुचित, जायज नाजायज, या फिर भविष्य आदि के बारे में सोचने विचारने की जो बात होती है वो सारी की सारी यहीं पैदा होती है। यहीं से हमें निर्णय लेना पड़ता है। आज भौतिक जगत का जो भव्य हम रूप देख रहे हैं, ये किसकी देन है बेटा? ये दिमाग की देन है। विज्ञान के क्षेत्र में जो उपलब्धियां, जो सफलताएं, जो कामयाबियां मिली हैं, उनके पीछे क्या रहा है? व्यक्ति का दिमाग ही रहा है। और अब देखिए बेटा, आज तकनीक ने मनुष्य के जीवन को, ज्ञान विज्ञान और तकनीक ने मनुष्य के जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करके रख दिया है बेटा। आज इन भौतिक सुख सुविधाओं के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। ये भौतिक ढांचा जो समाज के अंदर तैयार हो चुका है, इसके पीछे व्यक्ति को चलना पड़ता है। आज हम जीवन के अंदर, अकेला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कितने प्रकार की भौतिक चीजों का उपभोग करता है। आज अगर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल उसकी जेब में नहीं है तो उसका जीवन अपने आप में अधूरा है। ये दिमाग की है बेटा, सब चीजें हैं। ये कहां से निकले? दिमाग। तो दिमाग को सबसे परमात्मा ने ऊपर रखा है। मस्तिष्क को परमात्मा ने, दिमाग को विचारशील बनाया है। तो इस प्रकार मनुष्य को सबसे पहले अपने मानसिक तुष्टि को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। भाई दिमागी रूप से मनुष्य स्वस्थ है, वहां उसका संतुलन बना हुआ है तो सब कुछ सही है। इसलिए यह ऊपर है तो व्यक्ति को यहां, अब आर्थिक रूप से कोई पैसे की कमी आती है, कोई जोड़ तोड़ करनी पड़ती है, या अब जैसा ये समय और परिस्थितियों के अनुसार हालात बने हुए हैं, सभी की आजीविका पर ठेस लगी है। और ये आप इस समय बेटा ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये भी इसी चीज़ का ही परिणाम है कि हालात, इन्हीं परिस्थितियों का ही ये परिणाम है। तो मानसिक संतुलन बिगड़ता है इसमें। इसलिए यहां भी हमें संयम से काम लेना है, मानसिक संतुलन को बनाए रखना है बेटा। तो हर जगह, हर स्थान पर, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर दिमागी संतुलन होना जरूरी है बेटा। इसके बाद में बात आती है भावनाओं की, और अंत में शारीरिक संतुष्टि पर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से रचनाकार ने बेटा ये अपना जो उद्देश्य है उसको यहाँ प्रतिपादित किया है।
उद्देश्य को स्पष्ट किया है। दोनों का होना व्यक्ति के जीवन में, दोनों के बिना व्यक्ति का जो जीवन है वो अपने आप में अधूरा है बेटा। इसके बगैर जीवन की कोई उपयोगिता नहीं है। दोनों हो से ही एक पूर्ण जो जीवन है वो चल पाता है। गेहूं मनुष्य की पेट की जो क्षुधा है, भूख है, उसको शांत करता है, और गुलाब से मन पुलकित होता है। और यह हमारी सांस्कृतिक मतलब संस्कृति का यूं कहें एक प्रतीक भी है। व्यक्ति भूख को शांत करने के लिए अनाज काम में लेता है, लेकिन केवल भूख मिटाने से उसके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती बेटा। उसे जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है, सोचना समझना पड़ता है। ये सोचना समझना प्रसन्नचित दिमाग की ही देन है बेटा। दिमाग अगर प्रसन्नचित होगा, पुलकित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो हम भविष्य के लिए भावी योजनाएं हैं वो बना सकते हैं। तो आगे बेटा देखिए कि यहां समय के अनुसार मनुष्य का जो दृष्टिकोण है वो बदला है। प्राचीन समय में मनुष्य अनेक साधनों को अपना करके और अपने शारीरिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता रहा, और यही एक कारण भी रहा है कि प्राचीन काल से लेकर के अब तक गेहूं और गुलाब दोनों में समन्वय देखने को मिला है। मतलब धन और संस्कृति, भूख और सौंदर्य। गुलाब है, सौंदर्य का प्रतीक है, तो भूख और सौंदर्य का समन्वय पहले से बना हुआ था। लेकिन आज मनुष्य का जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो बदल चुका है। अब व्यक्ति धन के पीछे, धन की लालसा, धन की जो भूख है वो ज्यादा बढ़ गई है। आज का जो मानव है वो इसके पीछे उचित अनुचित, जायज नाजायज हर प्रकार के तौर तरीके अपना करके और धन कमाने की कोशिश कर रहा है। पेट भरना उसके जीवन का पहले परम लक्ष्य माना जाता था, लेकिन अब वह सौंदर्य, कला और संस्कृति से अपना जो संबंध है वो तोड़ चुका है बेटा। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आ चुका है। कला और सौंदर्य के नाम पर अब विलासिता के कीचड़ में पैर मार रहा है। पहले जो चीज कला और सौंदर्य उसको प्रिय थी, आज उस कला और सौंदर्य को उसी व्यक्ति ने आज जो विलासिता छाई हुई है उस दलदल में, उस कीचड़ में वो पूरी तरह से फंस चुका है, दंस चुका है। अब कारण, इसका परिणाम यही है कि इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग समाज में सुखी नहीं है, दुखी है बेटा। अब समय बदल गया है। इस भौतिकवादी भावना को अपना करके समाज में इस प्रकार से ये भौतिकता, भोग विलासिता की जो दुनिया है इसका भी अंत होगा, और इसके बाद में शीघ्र ही एक ऐसा समय आएगा, युग आएगा जो आध्यात्मिकता पर आधारित मानसिक भावों को अधिक महत्व देने वाला होगा। तो यह है इसका बेटा उद्देश्य। अब अपने मूल पाठ पर चर्चा करते हैं, मूल पाठ की बात करते हैं। तो रचनाकार ने ये प्रयास किया है, कोशिश की है बेटा, अपने विचारों को जीवन में जो युवा पीढ़ी है वो अपनाए, उसको अपनाने के लिए प्रेरित किया है। अब यहां मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा सार रूप के अंदर बेटा। देखिए, पाठ को आप स्वयं पढ़ सकते हो, पढ़ लेना बेटा इसको। तो प्राचीन काल में गेहूं और जो गुलाब की स्थिति थी वो क्या थी बेटा? पहले इसको किस तरह से महत्व दिया जाता था, अब किस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है। पहले इसके पीछे मानसिकता क्या थी, सोच क्या थी व्यक्ति की,
और अब इसके पीछे क्या सोच है? मनुष्य, देखिए बेटा, बच्चा जब जन्म लेता है तो सोचने की बात है बेटा, जन्म लेने के बाद में वो रोता है बेटा, रोना भी जरूरी है। रोता क्यों है? कभी ये विचार किया है? मां जन्म लेने के मां तुरंत बाद मां उसको स्तनपान करवाती है। क्यों करवाती है? क्योंकि वो भूखा होता है। और इसका मतलब यही है कि मनुष्य जन्म के साथ इस संसार में पदार्पण करता है, तो उसके साथ भूख आती है बेटा, यानी वो भूख लेकर के ही इस संसार में आता है। उसका रोना, रोने के बाद में मां उसको स्तनपान करवाती है। इससे यही सिद्ध होता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है, वो भूख साथ लेकर के आता है, भूख उसके साथ होती है। मनुष्य की परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की है। परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। इस ब्रह्मांड में असंख्य उसके प्राणी हैं, हर प्रकार का क्षेत्र है इस जगत के भीतर बेटा। उन क्षेत्रों में चाहे वो वनस्पति जगत का क्षेत्र है, चाहे वो जीव जंतुओं का है, जिसमें चाहे जलचर है, थलचर है, नभचर है, तीनों जगहों पर रहने वाले जीव जंतु, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले मनुष्य, पशु पक्षी आदि कितने हैं बेटा? असंख्य। और उन सब की भूख की तृप्ति के लिए परमात्मा ने इस ब्रह्मांड के अंदर सबके लिए कुछ ना कुछ तैयार किया है। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, मांस खाने वाले के लिए मांस भी। हम अपने स्वार्थ की खातिर कुछ ऐसा करते हैं, हमें वो गलत लगता है। हम जो कुछ करते हैं वो हमें गलत लगता है। अब हम जो कुछ करते हैं अपने फायदे के लिए, हमारा तो फायदा होता है लेकिन प्रकृति का नुकसान होता है। हमें यहां कोई खिलवाड़ नहीं करना, छेड़खानी नहीं करनी है बेटा। कीड़े मकोड़े बड़े, इस जगत में, इस पृथ्वी पर कई विषैले कीट होते हैं। सांप है, बिच्छू है, और है, कई विषैले जानवर होते हैं। हमें किसी के साथ कुछ नहीं करना है। परमात्मा ने इस संपूर्ण पर्यावरण में एक सुव्यवस्था बना रखी है। अगर मान लीजिए सांप है, उसको मारने के लिए परमात्मा ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा है बेटा। कभी विचार करके देखना, सांप को मारने के लिए नेवला है, उसके लिए मोर है, बाज है, व्यवस्था बना रखी है। हमें किसी को कोई हानि नहीं पहुंचानी। फिर बेटा बात दूसरी तरफ जा रही है। हमारी बात यहीं से कि परमात्मा ने इस ब्रह्मांड में जितने भी उसके जीव जंतु, पशु पक्षी है, उनके लिए भोजन जुटाने का प्रयत्न किया है, प्रयास है किया है बेटा। अब जन्म के साथ भूख लाने वाला जो ये बच्चा है या मनुष्य है, उसके भीतर एक चीज और है बेटा। वो यह है, आदि काल से लेकर के अब तक वो सौंदर्य का भी प्रेमी रहा है, भूख के साथ साथ सौंदर्य का प्रेमी भी है। देखिए हम बेटा जब कोई चीज देखते हैं, हाँ ये चीज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, क्यों? ये चीज अच्छी लगती है, ये कपड़े अच्छे लगते हैं, ये सूट अच्छा लगता है, ये जूते अच्छे लगते हैं, ये बुक, ये किताब बड़ी सुंदर है, ये मोबाइल बड़ा बढ़िया है, अच्छा है, सुंदर है। क्यों कहते हैं? क्यों? ये उद्गार भीतर से क्यों निकलते हैं? क्योंकि हम सौंदर्य के प्रेमी हैं। तो ये चीज भी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है आदिकाल से लेकर के। अब व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए, ये नहीं है कि अन्न उसके पास आ जाएगा, नहीं, उसके लिए उसको परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आदिकाल से लेकर के आज तक अपनी भूख मिटाने के लिए वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, और उसके साथ साथ उसके हृदय के अंदर जो कोमल भावनाएं हैं उनको वो बनाए भी रखता है। मतलब उन कोमल भावनाओं को वो नष्ट भी नहीं होने देता है। हर संभव उसका प्रयास, उसकी कोशिश यही होती है
कि उसकी भावनाओं की पूर्ति होती रहे, उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। एक तरह से व्यक्ति ने अपने भीतर की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का बड़ी कुशलता के साथ उनका पोषण किया है, बड़ा संभाल करके उनको रखा है। दुख कब होता है? दुख तभी होता है जब हमारे हृदय को ठेस लगती है, मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचती है, चोट लगती है, तभी तो दुख की अनुभूति होती है। इसलिए हमेशा से मनुष्य ने अपनी जो कोमल भावनाएं होती हैं, उनका बड़ी कुशलता के साथ या कुशलतापूर्ण उनका पोषण किया है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भूख मिटाने के लिए परमात्मा ने सबके लिए सब कुछ दिया है। मांस खाने वाले को मांस, अन्न खाने वाले को अन्न, भूख के साथ चीजें हैं वो तैयार है बेटा। और प्राचीन काल में मनुष्य मांस खाता था, पशुओं को मार करके, जानवरों को मार करके। तो अगर उस चीज का हम उदाहरण लें, उसको हम देखें बेटा, कि उस समय व्यक्ति पशुओं को मार करके अपनी भूख मिटाता था, तो उन पशुओं की, उन जानवरों की जो खाल हुआ करती थी, चमड़ी जो हुआ करती थी, उस चमड़ी से उसने अपने वाद्य यंत्र तैयार किए, ढोल नगाड़े वगैरह बनाए। इसलिए अपने मनोरंजन के लिए, मन बहलाव के लिए, मन को पुलकित करने के लिए। तो ये चीजें व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। इसके अलावा अपनी रक्षा के लिए बांस की लाठी के साथ साथ उसने अपने मनोरंजन के लिए बांस से बांसुरी भी उसने बनाई है। यदि हम संपूर्ण रूप से कहें तो आदिकाल से, प्राचीन काल से ये जो गेहूं है जिसे भूख मिटती है बेटा हमारी, ये भौतिकता का प्रतीक है, भौतिक शांति है ये। इस भौतिक शांति के साथ साथ मानसिक शांति या मानसिक प्रगति को भी महत्व दिया जाता रहा है प्राचीन काल से। तो दोनों का जो संबंध है वो जुड़ा हुआ है, यानी भौतिक शांति के साथ साथ मानसिक शांति, इन दोनों का जो संबंध है वो प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। और एक संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए या यूं कहें पूर्ण व्यक्ति के लिए इन दोनों का होना जरूरी है बेटा, क्योंकि समय पर भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, उसका शरीर चल कैसे पाएगा बेटा? शरीर नहीं चलेगा तो वो काम नहीं करेगा। अन्न का होना भी जरूरी है। और उसके साथ साथ मनुष्य जो प्राचीन काल से सौंदर्य प्रेमी रहा है, और सौंदर्य प्रेमी केवल सौंदर्य में कुछ चीजें देखने वाले नहीं है बेटा, मनोरंजन भी होना चाहिए। देखने के साथ साथ मनोरंजन भी है, वो भी सौंदर्य में जुड़ा हुआ है, सौंदर्य की चीज है वो भी। तो इन दोनों, एक भौतिक शांति और दूसरी मानसिक शांति, इन दोनों से ही उसको पूर्ण तृप्ति मिलती है बेटा। और एक पूर्ण जीवन के लिए दोनों की तृप्ति का होना आवश्यक भी है। मशीन है, मशीन कोई भी मशीनरी है बेटा, किसी भी प्रकार की, वो जब चलती है तब उसमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। बिना ईंधन के वो चल नहीं पाती है। शरीर है, इसको चलाना है, भोजन अति आवश्यक है, और इसके लिए भोजन के रूप में गेहूं बेटा। लेकिन मन मस्तिष्क का स्वस्थ होना भी जरूरी है। दोनों में समन्वय का होना आवश्यक है, बिना समन्वय के अपूर्ण है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। आगे हम इस जो इसका भाग है उस पर फिर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।